गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे जो प्रैक्टिस सेट जो हम लोग करा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, उसमें इतिहास के आज प्रैक्टिस सेट नंबर 19 पर हम लोग बात करेंगे। और इससे पहले जो 18 प्रैक्टिस सेट आपको दिए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस आपने कर ली होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। इधर 2 दिन का ब्रेक हो गया, थोड़ा सा तबीयत का सीजनल थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से टाइम से 2 दिन से आपके पास वीडियो नहीं आ पाए, तो आज इसको फिर से हमने स्टार्ट किया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 19 भारतीय इतिहास का, जो हमारे जनरल स्टडीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास था? ग्राम स्वायत्तता का मतलब होता है जैसे वर्तमान आधुनिक भारत में जो स्थानीय ग्रामीण प्रशासन की शुरुआत की गई है, अनुच्छेद 73 जो संविधान का संशोधन है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई, वैसे ही इनमें से कौन सा ऐसा शासन था जिसमें ग्रामीण स्वायत्तता का विकास हुआ था? ए चेर, बी चोल, सी पांड्य, डी पल्लव। तो उत्तर हो जाएगा बी चोल। चोल साम्राज्य की जो ग्रामीण व्यवस्था थी प्रशासन की, या ग्रामों की जो स्वायत्तता थी, जिस तरह से गांव में जो वरीयम हुआ करते थे, जिन्हें हम समिति कह सकते हैं, ये जिस प्रकार से निर्णय लिया करते थे गांव के विकास के लिए, वह अद्वितीय था और तत्कालीन समय में ये व्यवस्था किसी अन्य साम्राज्य में दिखाई नहीं देती। और यह कार्य जो है चोल शासक राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने किया था। तो राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम को इस बात का श्रेय जाता है कि इन्होंने चोलकालीन ग्रामीण प्रशासन को एक प्रकार से व्यवस्थित रूप से चलाया, और इसके लिए इन्होंने अपने साम्राज्य का विभाजन किया। साम्राज्य का विभाजन जो किया गया था वो मंडलम में किया गया था। मंडलम को कोट्टम में बांटा गया था, ठीक है, कोट्टम को नाडु में बांटा गया था। इस प्रकार से ये जो प्रशासनिक विभाजन है, इसे कोट्टम को नाडु में और नाडु को कुर्रम में, एक और यहाँ पर लिख लेंगे कुर्रम। तो ये जैसे वर्तमान में हमारे जो है, जैसे ये मंडलम क्या है, ये मंडलम प्रांत है, ठीक है। तो जैसे वर्तमान में हमारे जो विभाजन किया गया है, केंद्र, राज्य और राज्य के बाद फिर जिला, ब्लॉक, ग्राम, इस तरह से जो ये प्रशासनिक विभाजन किया गया है ताकि स्थानीय स्तर पर प्रशासन अच्छे से कार्य कर सके, यही कार्य राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने ये चोल काल में किया था। और इसमें ये जो ग्रामीण स्तर पर जो गांव हुआ करते थे इनके, इन गांवों में भी जो स्थानीय स्तर पर जो कार्य होते थे उसको करने के लिए वरीयम बना रखे थे। तो इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में जो भी विकास कार्य होते थे उसका फैसला या डिसीजन गांव स्तर पर ही लिया जाता था। तो इस संदर्भ में जो गांव थे वे स्वायत्त थे। तो ये बहुत ही विशेष व्यवस्था थी। ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वह प्रसिद्ध भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। हमारे आज के जो प्रश्न हैं इस सीरीज के, तो इसमें ज्यादातर प्रश्न हमारे दक्षिण भारत से हैं, चोल, चेर, पांड्य से। इनमें चोलों से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो वह प्रसिद्ध भारतीय राज्य कौन सा है जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए चालुक्य, बी चोल, सी होयसाल, डी पांड्य। इसका भी उत्तर चोल है, क्योंकि हमने आगे देखेंगे हम कि चोल साम्राज्य के महान शासकों, चाहे वो राजराज प्रथम हो, चाहे वो राजेंद्र चोल हो, इन सभी ने जो है पूरा अपना जो नौसेना थी उसका जबरदस्त विकास किया हुआ था। और अपने इसी नौसेना का जो महत्व था दो संदर्भ में था। एक तो व्यापार के संदर्भ में इसका महत्व था, और दूसरा जो साम्राज्य विस्तार या जो साम्राज्य की जो जल सीमा है, साम्राज्य की जो जल सीमा है उसकी सुरक्षा। तो साम्राज्य की जो, क्योंकि ये दक्षिणतम राज्य था, चोल जो है दक्षिणतम राज्य था, तो आपने देखा बहुत सारे श्रीलंका के अभियान किए इन लोगों ने। चोल शासकों ने श्रीलंका को कई बार जीता है, श्रीलंका पर नियंत्रण स्थापित किया है। इसके अलावा जो तमाम जो यहाँ पर प्रायद्वीप या द्वीप हैं जो
इसमें उनकी सुरक्षा, उनसे अपने राज्य की सुरक्षा के लिए और यहाँ पर अपने साम्राज्य विस्तार के लिए इन लोगों को नौसेना की आवश्यकता हुई। तो नौसेना का जबरदस्त विकास जो है वो चोलों ने किया था और इस कार्य में राजराज प्रथम और राजेंद्र चोल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। मैंने आपको बताया कि स्थानीय स्तर पर हर कार्य को अलग अलग वरीयम में बांट दिया गया था और ये वरीयम जो है एक प्रकार से समितियों की तरह काम करती थी। हम इनकी तुलना मेगास्थनीज द्वारा दिए गए उस विवरण से कर सकते हैं जिसमें मेगास्थनीज हमको ये बताता है कि मौर्यकालीन शासक चंद्रगुप्त मौर्य का जो नगरों का प्रशासन था उसका संचालन एक 30 सदस्यों वाली जो समितियां हैं वो करती हैं। 30 सदस्यों वाला एक मंडल करता है जिसमें कि 6 समितियां हैं और ये 6 समितियां, हर एक समिति में 5-5 सदस्य हैं। तो हर एक समिति का कार्य अलग था, जैसे कोई जनगणना का कार्य कराती थी तो कोई साफ सफाई का कार्य कराती थी। ठीक ऐसे ही चोलों ने भी यह कार्य किया था कि चोलों ने अपने जो स्थानीय स्तर पर जो कार्य होते थे, जैसे हमारी नगर पालिका और नगर महापालिका सिस्टम में होता है कि अलग अलग कार्य अलग अलग समितियों को दे दिया जाता है, तो ऐसे ही इन समितियों को हम चोलकालीन वरीयम से तुलना कर सकते हैं। पूछा गया है इनमें से कौन सा एक वरीयम है जो उद्यान प्रशासन, यानी कि जो उद्यान होते थे, जो गार्डन होते, बागीचे होते थे, उनकी देखभाल करता था। ए पानवरियम, बी एरिवरियम, सी टोटवरियम और डी संवत्सवरियम। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा सी टोटवरियम। ठीक है, ये जो टोटवरियम था इसका संबंध था उद्यान समिति से, यानी कि उद्यानों की देखभाल किया करती थी ये समिति। पानवरियम का संबंध किससे था? ये स्वर्ण समिति थी। स्वर्ण समिति का मतलब होता है जो सोने का कार्य करने वाले जो लोग थे उनकी देखभाल और प्रबंधन करती थी, जैसे जिसको सुनार कहते हैं। एरवरियम क्या थी? यह तालाब समिति थी। तालाब क्यों जरूरत पड़ती थी? क्योंकि तालाब से सिंचाई और अन्य पानी की आवश्यकता होती थी पूरी, तो ये तालाब समिति को हम एरवरियम कहते हैं। और इसी प्रकार से हमारी जो संवत्स वरियम है ये वार्षिक वरियम हुआ करती थी। ठीक है, ये वार्षिक वरियम हुआ करती थी। तो इनको आप देख लेंगे और इनकी नोट्स बना लेंगे। पानवरियम स्वर्ण समिति, एरवरियम तालाब समिति, टोटवरियम उद्यान समिति, संवत्सवरियम वार्षिक समिति। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, टोटवरियम का संबंध उद्यान प्रशासन से था। अगला प्रश्न, दक्षिणा पथ के रूप में सुविख्यात प्राचीन व्यापारिक मार्ग किसको जोड़ता था? ए अजंता को गोलकुंडा से, बी एलोरा को मुजरिस से, सी अजंता को अरिका मेडु से और डी अजंता को पाटलिपुत्र से। इस प्रश्न का उत्तर होगा डी अजंता को पाटलिपुत्र से। ये किस समय की बात हो रही है? ये बात हो रही है मौर्य काल की। ठीक है, मौर्य काल में व्यापार बहुत ही अच्छी स्थिति में था और मौर्य काल में उत्तरा पथ और दक्षिणा पथ के रूप में दो महत्वपूर्ण मार्ग बने हुए थे। तो इनके द्वारा दक्षिणा पथ जो है उज्जैन से कन्याकुमारी और उत्तरा पथ तक्षशिला से कन्याकुमारी को जोड़ता था। तो इसी के तहत जो दक्षिणा पथ था, ये जो दक्षिणा पथ उज्जैन से कन्याकुमारी को जोड़ता था और वही बाद में यहाँ पर अजंता को पाटलिपुत्र से भी जोड़ता था। ये इसका दूसरा हिस्सा था। अजंता कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है और पाटलिपुत्र मौर्य काल में मगध की राजधानी थी या मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो अजंता को पाटलिपुत्र से जोड़ने वाला जो मार्ग है ये दक्षिणा पथ के अंतर्गत आता था। तो जो कौटिल्य है उसने अपने अर्थशास्त्र में इन व्यापारिक मार्गों की चर्चा की है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? ए श्रेणी, बी नगरम, सी नानादेशी और डी मणिग्रामम। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नानादेशी। ये जो मौर्य और मौर्योत्तर काल में
ये जो व्यवस्था थी, इसी समय दक्षिण भारत में जो एक प्रकार से जिस समय हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत में मौर्यकालीन प्रशासन स्थापित हो रहा था और संचालित हो रहा था, लगभग उसी समय दक्षिण भारत में संगम वंश का समय था। संगम वंश का जो समय है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है। और इसका जो साक्ष्य है, जो वो साहित्यिक साक्ष्य है जिसे हम संगम साहित्य कहते हैं, तो उसी समय दक्षिण भारत में नाना देशी जो है ये एक ऐसी संस्था या समिति हुआ करती थी जो विदेश व्यापार से संबंधित थी, यानी कि व्यापारियों का वह समूह जो विदेश व्यापार में लगा हुआ था उसे क्या कहते थे, उसे नाना देश कहते थे। और इसके अलावा श्रेणी, मणिग्रामम और नगरम ये भी व्यापारियों का समूह था, ये अलग अलग प्रकार के व्यापारियों का समूह था। तो व्यापारी अपने समूह में व्यापार करते थे, संगठित रूप से व्यापार करते थे, तो इसलिए उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया था। विदेश व्यापार करने वाली व्यापारिक समिति या समूह को नाना देशी कहा जाता था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पोर्टुके नाम से पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, ये बहुत अच्छा एक बड़े ही इंपॉर्टेंट जो एक वृतांत है जिसमें भारत और रोम के बीच का व्यापार का वर्णन किया गया। भारत एवं रोम के मध्य व्यापार होता था, ऐसा इस वर्णन में बताया गया है। और साथ ही साथ बताया गया है कि यह व्यापार जो है वो लाल सागर से होता था। लगभग प्रथम ईस्वी में, लगभग पहली ईस्वी में जो और ये जो समय था वो था कुषाण वंश का समय। तो इसी समय में भारत और रोम के बीच में लाल सागर के माध्यम से समुद्री व्यापार की पूरी विस्तृत विवरण इस पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में बताया गया है। और इस विवरण या पुस्तक के जो रचयिता हैं वो एक अज्ञात नाविक हैं, उनका नाम स्पष्ट नहीं है। तो उन्होंने इस विवरण में पोर्टुके नाम के एक बंदरगाह का जिक्र किया है और बताया है कि भारत और रोम के बीच में जो समुद्री व्यापार होता था वो इस पोर्टुके नाम के बंदरगाह से होता था। ये पोर्टुके क्या है, ये आपसे पूछा है कि ये पोर्टुके क्या है। ए अरकामेडू, बी ताम्रलिप्ति, सी कोरके और डी बारबेरिकम। तो इसका उत्तर होगा कि पोर्टुके अरकामेडू है और अरकामेडू वर्तमान कोरोमंडल तट पर स्थित है। ये कोरोमंडल तट पर स्थित और एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। और अरकामेडू एक तरह से यहाँ पर पांडिचेरी या पुडुचेरी का ही नया रूप है, पुराना रूप है पुडुचेरी, ठीक है। और इस स्थान पर यानी कि अरकामेडू को ही पोर्टुके कहा गया है इस ग्रंथ में या इस विवरण में। पोर्टुके जिसको कहा गया है वो अरकामेडू है। अरकामेडू की पहचान हमने आपको बता दी। यहाँ पर जो खुदाई की गई है उस खुदाई में रोमन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अरकामेडू की खुदाई से रोमन बस्तियों के, वस्तुएं तो मिलेंगी ही जब बस्तियां मिलेंगी, तो रोमन बस्तियों के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। ऐसा क्यों था यहाँ पर? ऐसा इसलिए था क्योंकि इस बंदरगाह के माध्यम से भारत और रोम के बीच में बहुत ही अच्छी मात्रा में समुद्री व्यापार हुआ करता था और इसीलिए यहाँ पर कुछ रोमन व्यापारी आकर के बसे हुए थे जो इस व्यापार में भागीदारी करते थे। तो इसीलिए यहाँ पर रोमन बस्तियों के साक्ष्य और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के साक्ष्य भी मिलते हैं। यह प्राचीन समय में रोम के साथ भारत के व्यापारिक मार्गों का एक बहुत बड़ा साक्ष्य माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, ईसा की आरंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। इसकी सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? ये बिल्कुल वही प्रश्न है जिसकी व्याख्या अभी हमने आपको बताई, तो आप उत्तर जानते हैं इसका। अरकामेडू, यानी कि अरकामेडू की खुदाइयों से यह पता चलता है कि ईसा की आरंभिक शताब्दियों में भारत एवं रोम के बीच में घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। घनिष्ठ इसलिए था क्योंकि यहाँ की खुदाई से रोमन बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा या रचना
माना गया है। इनमें से वो कौन सी कृति या आर्ट है जिसे दक्षिण भारत के यानी कि चोल काल के स्थापत्यों की सबसे श्रेष्ठतम प्रतिमा और माना जाता है, न केवल भारत के संदर्भ में बल्कि वैश्विक संदर्भ में? ए महिषासुर मर्दिनी, बी नटराज, सी राम और डी सोम स्कंद। तो उत्तर हो जाएगा बी नटराज। नटराज की जो मूर्ति या जो प्रतिमा है यह वैश्विक स्तर पर बहुत ही श्रेष्ठतम मानी गई है और यह चोलकालीन स्थापत्य है। चोल काल में इनकी रचना हुई थी और ये शिव की आकृति में या शिव की मूर्ति के रूप में बनाए गए थे। बहुत महत्वपूर्ण है ये और बड़ी ही सुंदर नटराज की मूर्तियां इनके समय में बना करती थी। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? नंदी कितने लोग जानते हैं? मैसेज करके बताइए, हमको कमेंट करके बताइए कि नंदी का भारत के जो धार्मिक संस्कार हैं उसमें क्या महत्व है और नंदी को किस भगवान से जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके बारे में बताइए। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो है वो होगा कि जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर है, यहाँ पर नंदी की एक बहुत भारी भरकम मूर्ति है और यह भारत की विशालतम नंदी मूर्तियों में से एक है। यह बृहदेश्वर मंदिर कहाँ बना है? यह तंजौर में बना हुआ है और इसका निर्माण किसने कराया? चोल शासक राजराज प्रथम ने कराया और इसीलिए इस तंजौर के मंदिर को हम राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। हो सकता है अगला प्रश्न इसी नाम से पूछ लिया जाए, राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है और यही है बृहदेश्वर मंदिर। यह पूर्णतया ग्रेनाइट से बना हुआ है और ग्रेनाइट से बनने वाला यह विश्व का पहला मंदिर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्रेनाइट पत्थर से बनने वाला यह विश्व का पहला मंदिर है और इसे इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पर इतना महत्व दिया गया कि इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। तो बृहदीश्वर मंदिर के साथ ये तमाम जो फैक्ट जुड़े हुए हैं इनको आपने जाना। ठीक है, अगला प्रश्न, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, वही जिसकी अभी चर्चा हो रही थी, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर कौन से चोल सम्राट के शासन काल में निर्मित हुआ था? उत्तर आप जान गए, अभी हमने व्याख्या की, राजराज प्रथम, क्योंकि इसीलिए इस मंदिर का एक अन्य नाम राजराजेश्वर मंदिर है। कहां पर है ये मंदिर? तंजौर में। ठीक है, अगला प्रश्न, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? ठीक है, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा यानी कि दक्षिण भारत में शिव की जो प्रतिमाएं बनाई हुई हैं अधिकांश, उन्हें किस रूप में प्रदर्शित किया गया है? ए शिक्षक, बी नृत्य करते हुए, सी विश्राम करते हुए, डी ध्यानमग्न। वैसे तो नटराज के रूप में बहुत सारी शिव प्रतिमाएं मिलती हैं जो नृत्य करते हुए हैं, लेकिन अधिकांश जो प्रतिमाएं हैं जिन्हें दक्षिणामूर्ति कहा गया है वे शिक्षक के रूप में मिलती हैं और इसमें शिव जो है वो ज्ञान देते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए शिक्षक। ठीक है, अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे या क्या कहलाते हैं? दक्षिण भारत के मंदिर बड़े ही खूबसूरत हैं, अपने स्थापत्य के लिए विश्व भर में जाने जाते हैं। तो इनके जो मंदिरों की सबसे विशेष जो विशेषता थी जो इन्हें उत्तर भारत के और अन्य मंदिरों से अलग करती थी, वास्तव में इनकी जो शैली थी, स्थापत्य शैली के आधार पर हम देखें तो इन्हें हम क्या कहते हैं? द्रविड़ शैली थी। मंदिर निर्माण की 3 शैलियां प्रचलित थी। आगे जब कंटेंट आपको हम देंगे तो बहुत विस्तार से बताएंगे। इनमें जो है वो बेसर शैली उत्तर भारत में, इसमें जो नागर शैली, बेसर शैली और दक्षिण शैली थी। तो दक्षिण शैली दक्षिण भारत में थी और ये जो मध्य एरिया था यहाँ पर बेसर शैली थी। इस प्रकार से ये जो महत्वपूर्ण था दक्षिण भारत के मंदिरों में जो कि द्रविड़ शैली पर बने हुए थे, द्रविड़ शैली से निर्मित थे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था वह था इनका आकर्षक द्वार और इसे कहा जाता था गोपुरम।
ठीक है, क्या कहा जाता था? गोपुरम। ये गोपुरम क्या होते थे? ये पिरामिड के आकार के मंदिरों के द्वार हुआ करते थे, जिन्हें पिरामिड शेप में बनाया जाता था और ये सबसे आकर्षक हुआ करते थे। और पिरामिड शेप के ये जो आकार थे मंदिरों के, इनका विस्तार करने का जो श्रेय है वो पल्लव शासकों को दिया जाता है। पल्लव शासकों ने गोपुरम के रूप में मंदिरों को बहुत ही रोचक और आकर्षक बनाया था। तो दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार जो है वो गोपुरम नाम से जाने जाते थे। शैली मैंने बता दी द्रविड़ शैली है। और उत्तर भारत में कौन सी शैली थी? उत्तर भारत में नागर शैली थी और मध्य भारत में बेसर शैली थी। बेसर शैली नागर और द्रविड़ शैली का मिक्सचर हुआ करती थी, मिला जुला स्वरूप हुआ करती थी। ठीक है, अगला प्रश्न, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश कहां पर था? बंगाल में। पाल वंश बंगाल में स्थापित था। तो इस पाल वंश की स्थापना किसने की थी? पाल वंश का एक महत्वपूर्ण शासक आप जानते हैं धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है जो बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, इसकी स्थापना कराई थी। लेकिन यह पाल वंश का संस्थापक नहीं था। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी 8वीं शताब्दी में। ठीक है, 8वीं शताब्दी में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी बंगाल में। और गोपाल ने पाल वंश की स्थापना, एक यहाँ शब्द आता है बहुत महत्वपूर्ण, मत्स्य न्याय, मत्स्य न्याय के वातावरण में की थी। मत्स्य न्याय क्या होता है? मत्स्य न्याय एक अराजकता का वातावरण होता है, जिसका मतलब होता है कि बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को खा जाती है। तो इस अराजकता का वातावरण में न्याय और सिस्टम नहीं होता, एक जो ऐसा सिस्टम जहां पर कोई केंद्रीय शक्ति नहीं होती। तो इस अराजकता से भरे तत्कालीन बंगाल में गोपाल ने जो है गद्दी संभाली वहां की, और वहां पाल वंश की स्थापना की। इसको लाभ मिला। बाद में इसी पाल वंश के तमाम महत्वपूर्ण जो है ये अनेक राजा हुए, जिनमें धर्मपाल का नाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, अगला प्रश्न, बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है? इनमें से कौन सा बौद्ध शिक्षा का केंद्र है? अभी मैंने बताया धर्मपाल द्वारा स्थापित विक्रमशिला जो है ये बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है। और ये भारत ही नहीं, वैश्विक स्तर पर बहुत सारे चीनी यात्री आए जिन्होंने यहाँ पर बौद्ध शिक्षा ग्रहण की या बुद्ध पर अध्ययन किया, रिसर्च किया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? इनमें से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी देवपाल और डी महिपाल। तो उत्तर बता दिया गया है आपको, धर्मपाल जो हैं ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 16, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? वही विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना धर्मपाल ने, पाल शासक धर्मपाल ने कराई थी। ए मध्य प्रदेश, बी ओडिशा, सी बिहार, डी झारखंड। उत्तर होगा सी बिहार। वर्तमान जहां पर बिहार है वहीं पर, क्योंकि उस समय बिहार का जो साम्राज्य था, राज्य था, वो काफी विस्तारित था। तो यहीं पर धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? पूछा गया है पूर्व मध्यकाल में। ठीक है, ए नालंदा, बी विक्रमशिला, सी तक्षशिला, डी ओदंतपुर। तो इनमें से जो नालंदा है, विक्रमशिला है और ओदंतपुरा है, ये तीनों ही पूर्व मध्यकाल में शिक्षा के केंद्र थे। लेकिन तक्षशिला जो है वो प्राचीन काल में या मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र था, न कि पूर्व मध्यकाल में। इसलिए उत्तर हो जाएगा सी, तक्षशिला पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है 730 ईस्वी में नागभट्ट ने की थी। और अरबों के आक्रमण से पश्चिमी भारत की रक्षा भी की थी। तो ये बड़ा ही एक तरह से बहादुर और महत्वपूर्ण शासक था गुर्जर प्रतिहार का। तो इसी ने 730 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना भी की और पश्चिम भारत
को, क्योंकि गुर्जरों का जो राज्य था पश्चिम भारत में ही था, तो पश्चिम भारत को अरबों के आक्रमण से इसने सुरक्षा प्रदान की। अरबों के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान की। आक्रमण से सुरक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर विहार का निर्माण कराया था? निम्न में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? सोमपुर महानिर्माण का मतलब है कि एक विहार का मतलब, महाविहार का मतलब जैसे ये एक तरह से भिक्षुओं के रहने का स्थान भी हुआ करते थे, और ये धर्म के प्रचार के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे, शिक्षा के प्रचार के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। तो ए कुमारगुप्त प्रथम, बी हर्षवर्धन, सी धर्मपाल और डी विजयसेन। तो इसका उत्तर है बी सी धर्मपाल। धर्मपाल ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के क्या क्या किया था? पीछे एक प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका है। बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के इसी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, और इन्होंने ही सोमपुर महाविहार की स्थापना भी कराई। और ये दोनों ही जो स्थान है या स्थापत्य हैं, ये बौद्ध धर्म से प्रेरित थे, और स्वयं धर्मपाल भी बौद्ध धर्म से प्रेरित था। ठीक है, ये जो कुमारगुप्त का नाम है, कुमारगुप्त ने क्या किया था? इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, और यह जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये भी शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। ये कब हुआ था? ये गुप्त काल में हुआ था। कुमारगुप्त जो है गुप्तकालीन शासक थे। लास्ट प्रश्न है हमारा, महानतम प्रतिहार राजा कौन सा था? ए धर्मपाल, बी हर्ष, सी मिहिर भोज और डी महेंद्रपाल। तो इनमें महानतम प्रतिहार राजा जो था वो मिहिर भोज था, और मिहिर भोज जो है ये साहित्य का बहुत बड़ा जानकार था, संरक्षक था, और ये माँ सरस्वती की पूजा किया करता था, और इसने इनके शासनकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य लिखे गए। ये स्वयं ही भी साहित्य लिखा करते थे। तो ये प्रतिहार शासन में बहुत महत्वपूर्ण राजा, महानतम राजा माने जाते हैं। धर्मार्थ कार्यों में इन्हें बड़ी ही रुचि थी। तो ये हमारा हुआ 20 प्रश्नों का एक पूरा चार्ट, और ये है इसके उत्तर। तो अब ये कोशिश रहेगी कि तबीयत ठीक रहे तो ये कंटिन्यू किया जाए, और हम प्रयास कर रहे हैं मे भी कल से आपको इतिहास के कुछ कंटेंट भी इसमें मिलना शुरू हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हम जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, दिसंबर फर्स्ट वीक में आप लोगों के लिए विद कंटेंट एक पूरे जीएस की समरी सब्जेक्ट वाइज लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि डेली हमारे कम से कम 2 या 3 वीडियो जाते रहें अलग अलग सब्जेक्ट के, जिसमें जीएस के जितने भी मुख्य 5-6 सब्जेक्ट हैं जो ऑल जीएस में आते हैं उनकी पूरी समीक्षा या समरी हम कर सकें, ताकि जो बच्चे प्रीलिम्स 2024 में एग्जाम देने वाले हैं वो अपने पूरे प्रीलिम्स के जो जीएस के सिलेबस हैं उनको पूरा रिवाइज कर सकें। इसके लिए हम ऑनलाइन क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो 2024 का प्रीलिम्स दे रहे हैं, वे इस मौके को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरफ तो आपका प्रैक्टिस सेट आप तैयार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप इससे रिलेटेड जो कंटेंट हैं उसकी पूरी समरी या समीक्षा कर देंगे, ब्रीफिंग कर लेंगे, मतलब कम समय में ही पूरा सिलेबस आपका दोहरा दिया जाएगा। तो इसकी क्लास डेली आपको मिलेंगी। तो इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर उसमें है, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करा सकते हैं। थैंक यू।